है उस लकीर की जिसने न सिर्फ नक्शे बदले बल्कि करोड़ों जिंदगियां बदल के रख दी, जिसने सिर्फ एक राज्य को नहीं बांटा बल्कि एक संस्कृति को ही काट के फेंक दिया। जी नहीं, मैं बंगाल विभाजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हमने कई बार पढ़ा है। आज मैं बात कर रहा हूँ पंजाब विभाजन के बारे में। ये एक ऐसा विभाजन है जिसने मानव भूगोल को ही बदल के रख दिया भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर। इसने पैदा किया एक बहुत बड़ा पलायन, भाषा विभाजन, धर्म विभाजन, जल विभाजन और थल विभाजन। तो आज हम पंजाब के इस भौगोलिक विभाजन और उसके प्रभावों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। दोस्तों, 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने से पहले पंजाब जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर आने वाला एक बहुत बड़ा प्रांत था। कुदरती तौर पर इसके पश्चिमी हिस्से में सिंधु प्रणाली थी, पूर्वी हिस्से में यमुना नदी और उत्तरी हिस्से में हिमालय। याद रखिए कि ये सिर्फ प्राकृतिक सीमाएं थी पंजाब की, जबकि अंग्रेजों का जो पंजाब था वो इन प्राकृतिक सीमाओं से भी आगे तक फैला हुआ था। इस समय तक पंजाब में आज का पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, पाकिस्तान का पूरा पंजाब प्रांत और इस्लामाबाद, ये सब कुछ आता था। और इसी के साथ इसका पूरा क्षेत्रफल था लगभग 3,58,355 वर्ग किलोमीटर। आज का जो आपका जर्मनी है उसका क्षेत्रफल है 3,57,592 वर्ग किलोमीटर। मतलब मॉडर्न डे जर्मनी से भी बड़ा हुआ करता था पंजाब। अब यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि पूरे पंजाब में सिर्फ ब्रिटिश सरकार ही थी, बल्कि यहाँ पर बहुत से राजाएं और रियासतें भी थी, जैसे कि नाभा रियासत, बठिंडा रियासत, कठुआ रियासत, सिंधु रियासत और भी छोटी बड़ी रियासतें थी जो यहाँ पे मौजूद थी। आपको आज भी यहाँ पर कई सारे राज परिवार देखने को मिलेंगे, जैसे पटियाला राज परिवार, जिंद राज परिवार, कपूरथला राज परिवार। तो ये सब पंजाब के अंतर्गत ही आता था। लेकिन ओवरऑल ये जितनी भी रियासतें और बाकी पंजाब का क्षेत्र था, ये सब कुछ किसके अंडर आता था? ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आता था। तो समझ लो कि ये ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। यही कारण था कि उस वक्त की जो ब्रिटिश इंडिया की आर्मी थी उसके अंदर आपको सिख सैनिक अच्छी खासी तादाद में नजर आते थे और ये बहुत सी लड़ाइयां भी लड़ते थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, ये उस समय का जो पंजाब प्रांत था इसको दो तरीके से बांटा जा सकता था। सबसे पहले तो कुदरती रूप से इसके 4 हिस्से थे, जिसमें सबसे पहले आता था सिंधु गंगा पश्चिमी मैदान। ये जो पश्चिमी हिस्सा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे गंगा नदी और सिंधु का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये जो एरिया था वो बहुत ज्यादा उपजाऊ था, मतलब यहाँ पे खेती बहुत ज्यादा हो सकती थी। इस हिस्से में आज का हिसार, लोहारू, रोहतक, दुजाना, गुड़गांव, पटौदी, दिल्ली, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मलेरकोटला, फिरोजपुर, फरीदकोट, पटियाला, जिंद और नाभा जैसे जिले आते थे। तो ये तो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो हिमालय पहाड़ी क्षेत्रों का आता है, जहां पर आज का जो सिरमौर है, इसके अलावा पठानकोट का इलाका है, शिमला के हिल स्टेट्स हैं, बिलासपुर का जो एरिया है जहां पर आज आपका भाखड़ा डैम बना हुआ है, भाखड़ा बांध, वो इलाका, इसके अलावा शिमला हिल स्टेशन है, कांगड़ा है, मंडी है, सुकेत है, चंबा है, ये सारे जिले जो हैं वो हिमालय क्षेत्र के अंदर आते थे। तो आप कह सकते हो कि हिमालयी पंजाब था ये। आपको पता होगा कि शिमला के लिए तो इन्होंने रेलवे का निर्माण भी करवाया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो वहां जाकर के छुट्टियां मनाते थे। तो ये सब पंजाब प्रांत के अंदर ही था। इसके बाद आता है हिमालय का निचला इलाका, मतलब जहां पर पहाड़ खत्म होते हैं और मैदान शुरू होते हैं, वो इलाका। उस इलाके के अंतर्गत आपका अंबाला, कालसिया, होशियारपुर, गुरदासपुर, सियालकोट, झेलम, रावलपिंडी और अटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हैं, ये सारे आते थे। समझ लो कि ये एरिया जो है वो तलहटी के अंदर है, मतलब पहाड़ खत्म मैदान शुरू। तो वो जो एरिया है वो ये वाला है। और जो आखिरी एरिया आता था वो सिंधु प्रणाली से प्रभावित इलाका होता था, जिसमें से कुछ इलाका तो उपजाऊ मैदान होते थे और कुछ सूखा हुआ एरिया होता था। मतलब कुछ इलाकों में अच्छी खेती होती थी और कुछ जो है वो सूखा हुआ भी होता था। उस इलाके में मोटगोमरी, शाहपुर, मियावली, लायलपुर, झंग, मुल्तान, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ जैसी जगहें शामिल थी। तो ये चौथा एरिया था, सिंधु प्रणाली से प्रभावित एरिया और थोड़ा शुष्क एरिया। तो इस तरीके से 4 तरीके से कुदरती रूप से पंजाब को बांटा हुआ था। तो ये तो कुदरती रूप हो जाता है। इसके अलावा अंग्रेजों ने इसको 5 प्रशासनिक भागों के अंदर बांटा हुआ था। कौन कौन से थे वो? पहला था दिल्ली। दिल्ली के एरिया में अंबाला, दिल्ली, गुड़गांव, हिसार, करनाल, रोहतक और शिमला का एरिया आता था। दूसरा एरिया था जालंधर। जालंधर में फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर, कांगड़ा और लुधियाना आते थे। तीसरा जो था वो था लाहौर। लाहौर के अंदर अमृतसर,
गुजरानवाला, गुरदासपुर, लाहौर और सियालकोट आते थे। चौथा जो हिस्सा था वो था मुल्तान, जिसमें आपका डेरा गाजी खान, झंग, मियांवाली, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ जैसे एरिया आते थे। और आखिरी जो हिस्सा था वो था रावलपिंडी, उसके अंदर आपका अटक, झेलम, रावलपिंडी और शाहपुर आते थे। इस तरीके से 5 भागों के अंदर बांटा हुआ था। पांचों जगह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ऑपरेट करती थी। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये है तो पूरा पंजाब प्रांत, लेकिन इन प्रशासनिक ढांचों में बहुत सी संस्कृतियों और भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। यानी कि इस पूरे हिस्से में सारे पंजाबी नहीं थे। यहाँ पर हिमाचल की जनजातियां भी आपको देखने को मिलेंगी, हरियाणा की जाट संस्कृति भी देखने को मिलेगी, दिल्ली जो कई सारे साम्राज्यों का घर रहा है तो वहां पर मिश्रित संस्कृति भी देखने को मिलेगी। तो इसका अर्थ ये था कि पंजाबियों के साथ और भी बहुत से लोग रह रहे थे। यानी कि पूरे पंजाब प्रांत में हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों जो धर्म आपको दिख रहे हैं वो रह रहे थे एक अच्छी खासी तादाद में, अनिश्चित आंकड़ों के साथ। मतलब कहाँ कितने हिंदू रह रहे हैं, किस हिसाब से कितने सिख रह रहे हैं, कौन सी कॉलोनी में हिंदू ज्यादा है, कौन सी कॉलोनी में सिख ज्यादा है, कौन सी कॉलोनी में मुसलमान ज्यादा है, ये बात किसी को ठीक तरीके से पता नहीं थी, क्योंकि जनसंख्या के आंकड़े ही नहीं थे ठीक ठीक। तो इस वजह से बिल्कुल मिला जुला के रह रहा था पंजाब। अब चूंकि आपको पता है कि इस वक्त तक जो मुस्लिम लीग है उसकी एक पुरजोर मांग थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, मतलब पाकिस्तान की मांग हो रही थी। और ये मांग इस हद तक पहुंच चुकी थी कि मामला पूरी तरीके से सांप्रदायिक हो गया था और हिंसा होने लगी थी। और ऐसी वैसी हिंसा नहीं, बड़ी भयंकर हिंसा होने लगी थी। और ऐसे स्थिति के अंदर अंग्रेजों ने ये सोचा कि जल्द से जल्द विभाजन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा खून बहेगा। हालांकि जो खून बहा है वो कम नहीं बहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के जो आखिरी वायसराय थे, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने 3 जून 1947 को ब्रिटिश भारत को धर्म के आधार पर बांटने का ऐलान कर दिया, जिसमें एक तरफ होगा मुस्लिम देश और दूसरी तरफ होंगे बाकी के धर्म, जैसे कि हिंदू, सिख और भी बाकी के धर्म जो है। तो मतलब 2 स्टेट्स की जो थ्योरी है उसको फाइनल कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिशर्स जहां जाते हैं 2 स्टेट्स की नौबत आ ही जाती है, क्योंकि इनका जो शुरुआती पैतरा होता है वो है डिवाइड एंड रूल। आप इस पैतरे से राज करोगे तो आखिर में लड़ाई तो होगी, लड़ाई होगी तो 2 स्टेट बनाने पड़ेंगे। समझ में नहीं आता ब्रिटिशर्स हैं कि अर्जुन कपूर है। तो इस योजना के तहत जुलाई 1947 में पंजाब बाउंड्री कमीशन, जिसको पंजाब सीमा आयोग पीबीसी भी कहा जाता है, उसका गठन किया जाता है। और इस कमीशन को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि पंजाब को धर्म के आधार पर बांट दो। यानी कि जहां पर मुस्लिम बहुलता हो वो पाकिस्तान को दे दो, जहां पर हिंदू बहुलता हो वो हिंदुस्तान को दे दो। और इस सौदे में जो सबसे भारी नुकसान होने वाला था वो सिखों को होने वाला था, क्योंकि उनकी तरफ तो शायद किसी की नजर थी ही नहीं। इस इतने जरूरी कमीशन की जो अध्यक्षता है वो सिरिल रेडक्लिफ को दी गई थी, जो कि एक वकील साहब हैं जो इंडिया के बाहर रहते थे। इनको इंडिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई पिछला अनुभव नहीं था, और इनको ये कह दिया गया कि आप ये रेखा खींचो। हालांकि सिरिल रेडक्लिफ के साथ 4 जज रखे गए थे जो कि बहुत अनुभवी थे, जिसमें से 2 तो थे मुस्लिम, 1 थे सिख और 1 थे हिंदू। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन जजों के बीच में आपसी मतभेद बहुत ज्यादा थे। यही कारण है कि जो मुख्य फैसले थे वो सब सिरिल रेडक्लिफ को लेने पड़ गए। अब ये जो लाइन खींची जानी थी, इस लाइन को खींचने में बहुत सी प्रॉब्लम थी। सबसे पहली तो ये थी कि इस काम को करने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए थे, 35 दिन दिए गए थे। इनके पास उस वक्त के नक्शे भी नहीं थे और भरोसेमंद जनसंख्या के आंकड़े भी नहीं थे कि कहाँ कितनी जनसंख्या बसी हुई है। तीसरी बात ये थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेलवे लाइनें जाती थी उनको ठीक तरीके से इन्होंने देखा ही नहीं, ठीक तरीके से बांटा ही नहीं। चौथी बात ये थी कि जो सिंचाई की नहरें थी उसकी स्थिति को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया था कि जो नहरें जा रही हैं जिसकी वजह से सिंचाई हो रही है दोनों देशों के अंदर, उसका होगा क्या। पांचवी चीज ये थी कि जो बिजली व्यवस्था थी, उनके जो सोर्सेस से, जहां से स्रोत लगे हुए हैं, उनको पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। यही कारण है कि कई एरियाज के अंदर ब्लैकआउट हुआ था इस लाइन के खींचने के बाद। जो सिख संप्रदाय है उसके जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वो सब के सब पाकिस्तान में रहने वाले थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट थे ननकाना साहिब, जहां पर गुरु नानक का जन्म हुआ था, करतारपुर साहिब जो कि उनकी अंतिम निवास माना जाता है, गुरुद्वारा पंजा साहिब जहां पर उनके हाथ का निशान माना जाता है, गुरुद्वारा रोड़ी साहिब और गुरुद्वारा डेरा साहिब जो कि जहां तक मुझे पता है गुरु अर्जन देव जी से ये जुड़ा हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये जगह हो जाती है। ये सारी जगह जो है वो सिख संप्रदाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है, ये सब की सब छूटने वाली थी। तो इसका मतलब सिरिल रेडक्लिफ को पंजाब के पेचीदा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक हकीकत की समझ नहीं थी और समय की भारी कमी के चलते उन्होंने सीमा रेखा खींच दी। तो ये एक सीमा रेखा गुजरती कहां से थी ये बात भी समझ लो।
ये जो सीमा रेखा थी इसको 3 और 2 डिविजन्स के अंदर बांट दिया था शुरुआती तौर पर। जो 3 डिवीजन थे जो कि पश्चिमी डिवीजन थे जिसमें लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी शामिल है, वो सब पाकिस्तान को दे दिए गए थे। और जो पूर्वी हिस्से में 2 डिवीजन थे जिसमें जालंधर और दिल्ली आता था, वो भारत में रखे गए थे। लेकिन इसके चक्कर में हुआ ये कि जो 2.2 मिलियन सिख है यानी कि 22 लाख सिख जो थे वो पाकिस्तान के साइड में रह गए और 15 लाख सिख जो थे वो भारत में रह गए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बहुमत था वो पाकिस्तान की तरफ था। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक चीज तय की गई कि जो लाहौर डिवीजन है, लाहौर के अंदर जो अमृतसर और गुरदासपुर है उसको भारत में ले लिया जाए। उसका कारण ये था कि अमृतसर के अंदर सिखों की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, साथ ही हिंदुओं की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए इन दोनों एरियाज को ले लिया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गुरदासपुर है उसकी कुछ एक तहसीलें ऐसी भी थी जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, तो ऐसे में वो भी भारत के अंदर आई। वहीं इसकी भरपाई करने के लिए पश्चिम बंगाल का जो दिनाजपुर जिला है वो सारा का सारा दे दिया पूर्वी पाकिस्तान को, यानी कि आज का जो बांग्लादेश है उसको दे दिया गया था, जहां पर मुस्लिम जनसंख्या वैसे भी ज्यादा थी। तो ऐसे में अमृतसर और गुरदासपुर को लिया गया और दिनाजपुर को दिया गया। तो इस तरीके का सौदा हुआ। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि गुरदासपुर और फिरोजपुर की कुछ एक तहसीलों में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी, वहीं दूसरी तरफ लाहौर के कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर हिंदू और सिखों की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। तो अब ये करते क्या, एक ही चीज करनी थी कि इनको पलायन करना था, मतलब यहाँ से मूव करना था। और इसी के चलते हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा पलायन, मतलब यहाँ से मुसलमान वहां गए, वहां से हिंदू यहाँ आए, क्योंकि तय ही नहीं था। आप कहीं से भी बीच से कोई भी लाइन खींच दो तो ऐसे में दिक्कत होनी ही थी, तो दिक्कत हो गई। इस बंटवारे के बहुत से दुष्परिणाम हुए, बहुत सी दिक्कतें हुई, जिसमें से सबसे बड़ा परिणाम तो ग्रेट माइग्रेशन था, क्योंकि इससे भूगोल बदल गया, मानव भूगोल पूरी तरह बदल गया। खालिस्तान की मांग भी उठने लगी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पेशकश रख दी थी सिखों के सामने कि आप हमारे पास रहो, लेकिन सिख ये कह रहे थे कि जिस तरह तुमको हिंदुओं का खतरा था कि भाई वहां पे हिंदू ज्यादा है हमें दबा देंगे, उसी तरह हमें यहाँ पे तुम्हारा खतरा है मुस्लिमों का कि तुम हमको दबा दोगे। तो ऐसे में सिखों ने वहां रहने से मना कर दिया। इसका एक दूसरा कारण ये भी था कि वहां पर धर्मांतरण हो रहा था, मतलब रिलीजन चेंज किया जा रहा था, इस्लामीकरण हो रहा था, तो इसके चलते भी सिख वहां नहीं रहे। एक जो प्रॉब्लम ये हुई कि दोनों देशों के बीच में सिंधु जल विवाद खड़ा हो गया। जैसा कि आपको पता ही है कि जो पानी है, जो नहरें हैं, वो सब बटी हुई हैं दोनों देशों के बीच में। जब ये पहले एक ही प्रांत हुआ करता था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद दिक्कत होना शुरू हो गई और बहुत ज्यादा झगड़े हुए। 1960 में संधि भी हुई, अभी हाल ही में उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके चलते बहुत सी कृषि प्रभावित हुई, तो इसका मतलब दिक्कतें बढ़ गई। दूसरी बात ये थी कि इसके चलते भयंकर हिंसा भी हुई, क्योंकि पलायन हो रहा था तो ट्रेनों के अंदर ही लोगों को मारा जा रहा था दोनों साइड में, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत थी। गांवों और निजी संपत्तियों से ये रेखा बीच में से गुजरी थी, मतलब बहुत से ऐसे गांव थे और बहुत से ऐसे घर थे जिनके बीच से ये रेखा गुजरी। इस चक्कर में वो लोग बेघर हो गए। भाई सीधी सी बात है कि पाकिस्तान से हिंदुओं ने और सिखों ने जगह खाली की, हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जगह खाली की, तो वो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के घर के बीच में से रेखा निकली है वो कहाँ जाएंगे, उनको घर कौन देगा। तो ऐसी स्थितियां भी पैदा हो गई। जो पंजाबी संस्कृति और परंपराएं थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि लोगों के अंदर सांप्रदायिक घृणा पैदा हो गई थी, इसलिए परंपराएं पूरी तरह बंद हो गई। साथ ही पंजाबी भाषा में भी एक बड़ा अंतर पैदा होना शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं कि जो भारत है वहां पे जो पंजाबी लिखी जाती है वो गुरुमुखी लिपि के अंदर लिखी जाती है। वहां पे आपको हिंदी और संस्कृत के शब्द भी देखने को मिलेंगे अगर आप पंजाबी सुनोगे तो। मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो पंजाबी बोली और लिखी जाती है उसे एक आधिकारिक भाषा बनाया गया है। हमारा जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। वहीं अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे तो वहां की जो भाषा लिखी जाती है वो शाहमुखी के अंदर लिखी जाती है, और उसके अंदर आपको फारसी और अरबी भाषा के शब्द भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर इसको आधिकारिक भाषा नहीं बनाई है। वहां की आधिकारिक भाषा कौन सी है? उर्दू है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आप ये कह सकते हो अंत में आके कि इस विभाजन का पंजाब की जो संस्कृति थी, पंजाब का जो मानव भूगोल था, उसको पूरी तरीके से प्रभावित किया है, बदल के रख दिया है। लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। पंजाब के भारत में शामिल होने के बाद यहाँ पर भाषाई विवाद शुरू हो गए। पंजाब से हरियाणा अलग हो गया, हिमाचल के कुछ हिस्से अलग हो गए, और फाइनली आज का जो पंजाब है वो लगभग 50,362 वर्ग किलोमीटर का रह गया है। हालांकि ये एरिया बहुत ज्यादा उपजाऊ है, भारत का अन्नदाता कहलाता है। हमारे राष्ट्रगान में जो सबसे पहले जो राज्य का नाम आता है वो पंजाब ही है, यानी कि भारत की जो शुरुआत है वो पंजाब से होती है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा,
लेकिन मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस पलायन से, इस पूरे विभाजन से जो तकलीफ पंजाबी संस्कृति ने उठाई है, उस तकलीफ का कोई भी भरपाई नहीं की जा सकती है। मैं बस यही कहूंगा कि पंजाब हमारे देश का अन्नदाता है और इसके बगैर भारत भारत नहीं होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। जय पंजाब, जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।